नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने देख लिया बेसिक बातें कि कंक्रीट और मोटार और ब्रिक्स का नंबर ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये इंटरव्यू के पर्पस के हिसाब से है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातें तो नहीं, थियोरेटिकल बातें ज़्यादा होंगी जो शायद इंटरव्यू में एज अ क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती हैं। तो साइट रिलेटेड इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इसमें इंटरव्यू के पर्पस से चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको इंटरव्यू के पर्पस से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं आगे, अदरवाइज इसमें साइट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, जो कि IS कोड 456/2000 में मेंशन्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक्स अबाउट कंक्रीट। ठीक है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आपको पता है कौन कौन से होते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में। लास्ट टाइम भी ऐसा डिस्कशन हुआ था हमारा कि M10, M15 और M20 इन तीन को मिला के बोला जाता है क्या, ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, इसके बाद M25 से लेके M55 तक बोला जाता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। ठीक है, इसके बाद M60 से लेके M80 तक जनरली बोला जाता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, और इससे ऊपर वाले भी एज पर नीड डिजाइन मिक्स करके बनाए जाते हैं। ठीक है, अब कंक्रीट में जब भी आप नाम लिखोगे तो लिखा होता है M, फिर इसके बाद कुछ नंबर 15 या 20 या 25 इस तरह से। तो ये जो M होता है ना, इस M का मतलब होता है मिक्स। मिक्स क्या, मिक्स प्रोपोर्शन, जो आप रेशो लेते हो ना, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, इन तीन का जो आप मिक्स एक प्रोपोर्शन लेते हो, रेशो लेते हो, तो उसको बोला जाता है मिक्स प्रोपोर्शन। तो उस मिक्स प्रोपोर्शन में से जो मिक्स है ना वो ये है M। ठीक है, तो ये M का मतलब होता है मिक्स, और जो ये नंबर होता है ये दिखाता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका, उस कंक्रीट का जब आप 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का क्यूब बना के कास्टिंग करके 28 दिन क्यूरिंग करके आप टेस्ट करोगे ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, उसमें जो उसकी एवरेज आपकी स्ट्रेंथ आएगी वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेंथ आती है वो होता है ये वाला नंबर। जैसे M25 लिखा है तो 25 क्या है, 25 उस ग्रेड के कंक्रीट से जब क्यूब बना के 28 दिन क्यूरिंग करके उसकी टेस्टिंग की गई तो उसकी एवरेज स्ट्रेंथ जो है वो 25 न्यूटन पर mm² आ रही थी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पे आते हैं जो IS कोड में मेंशन है। तो पहली है इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ विद एज। इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ विद एज यानी जैसे जैसे कंक्रीट की एज बढ़ेगी, जैसे आज आपने कास्ट किया तो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है उसमें स्ट्रेंथ गेन होना, यानी स्ट्रेंथ उसकी आने लगती है। तो वो चीज किस पे डिपेंड करती है, गेन स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन ग्रेड एंड टाइप ऑफ सीमेंट, आपने किस टाइप का सीमेंट यूज किया है, दूसरा क्यूरिंग पे डिपेंड करता है, और तीसरा एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी थी उस पर डिपेंड करता है। अब जो डिजाइन बेस्ड ऑन 28 कैरेक्टरिस्टिक डे स्ट्रेंथ, यानी कि जो कंक्रीट की हम डिजाइनिंग करते हैं वो 28 दिन की के बाद क्यूरिंग के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना उसके बेस पर हम डिजाइनिंग करते हैं कंक्रीट की, ये जैसा कि आपको पता है। इसके बाद दिनों के हिसाब से परसेंटेज गेन कितना होता है स्ट्रेंथ का, वो एक जनरल जो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके जो एक्सपर्ट लोगों ने बताया वो कुछ इस तरह से कि पहले दिन के एंड पे आपका कंक्रीट जो है वो 16% ऑफ द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। इसी तरह तीसरे दिन पे वो 40% गेन कर लेता है अपनी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, 7वें दिन पे 65%, 14वें दिन के एंड पे 90% और 28वें दिन पे 99% ऑफ द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ गेन कर लेता है आपका कंक्रीट। बट IS कोड कहता है कि ये जो आप करते हो ना नॉर्मली एक्सपीरियंस के बेस पे, आपके पहले दिन 16%, तीसरे दिन 40%, ये M30 के पहले यानी कि M25 तक, M25 ग्रेड तक आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि कौन से दिन पे कितनी स्ट्रेंथ गेन होगी। M30 से लेके उसके बाद के जितने ग्रेड्स हैं उनके लिए रियल टाइम आपको एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके ही पता लगाना चाहिए, इस रेशो का आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, अब देखो रेनफोर्समेंट जो होता है, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उन पे अगर आप अपोजिट साइड में ऐसे पुलिंग फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाते हैं, खिंचते हैं, है ना, ये खिंचते हैं इस तरह से, और फिर एक टाइम पे जाके यहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगा। तो ये जो खिंचाव को सहने की क्षमता है वो होती है टेंसाइल। ठीक है, अब जो डक्टाइल मटेरियल हैं जैसे कि स्टील हो गया या मेटल्स हो गए वो तो डक्टाइल नेचर के होते हैं। हमारा कंक्रीट जो है ना ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता है कंक्रीट का, और इसके बीच में आपका सीमेंट होता है जो इसको बांध के रखता है सारे पार्टिकल्स को अलग अलग शेप एंड साइज के। तो हमारा ये जो कंक्रीट होता है ना ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव फोर्स सहने में तो अच्छा होता है, कंप्रेशन तो ये सह जाएगा, बट अगर आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगा दोगे ना, आप इस पे जैसे टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो ये वाला पार्टिकल यहां भाग जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहां भाग जाएगा, हर पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएगा, और जो सीमेंट है जो इनको बाइंड करके रख रहा है वो इनको बांध के नहीं रख पाएगा, और इस वजह से हमारा जो कंक्रीट होता है वो बहुत ही कमजोर होता है अगेंस्ट टेंसाइल फोर्सेस। हालांकि बहुत कम होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट फिर भी क्योंकि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी निकाल के आना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप टेस्ट वाइज जाओगे तो आपको दो टेस्ट मिलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करने के लिए। फ्लेक्सुरल टेस्ट जो कि IS 516 में आपको मिलेगा, और दूसरा है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो आपको IS 5816 में मिलेगा। तो दो टेस्ट होते हैं जिनसे कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ पता की जाती है, फ्लेक्सुरल टेस्ट और दूसरा स्प्लिटिंग टेस्ट। ठीक है, अब हालांकि ये टेस्ट हैं बट ऑन साइट या फिर इंटरव्यू में आपसे या किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे पता करें हम कंक्रीट की, तो उसके लिए IS कोड कहता है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है ना वो होती है FCR से, उसको दिखाते हैं FCR यानी F क्रिटिकल। ये कितना होता है 0.7 इंटू अंडर रूट FCK। अब ये FCK क्या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, और इसका रूट करके इंटू कर देंगे 0.7 से, तो ये बराबर होता है आपके फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंक्रीट के, है ना। तो इस तरह से आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट की पता कर सकते हो न्यूटन mm² में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई मटेरियल का नेचर इलास्टिक है, ठीक है, या वैसे तो हर मटेरियल का नेचर थोड़ा बहुत इलास्टिक होता ही है, बट
तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड होती है? कंक्रीट के केस में, कंक्रीट के केस में जो इलास्टिसिटी है ना वो डिपेंड होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट पे, कंडीशंस ऑफ क्यूरिंग पे, एज ऑफ कंक्रीट पे, मिक्स प्रोपोर्शन क्या लिया था आपने, और टाइप ऑफ सीमेंट पे। इन सारे फैक्टर्स पर इलास्टिक मॉड्यूलस जो है कंक्रीट का वो डिपेंड होता है। ठीक, अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ कितना होता है, तो वैसे तो 3-4 टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, बट एक होता है शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो आईएस कोड कहता है, इसको EC से दिखाते हैं, और इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय 5000 इंटू कर दोगे अंडर रूट FCK से। FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका रूट करके आप इंटू कर दोगे 5000 से, तो न्यूटन mm स्क्वायर में आपको शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगली जो और इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये जो इस फॉर्मूले से निकल के आया है, ये आप एक्सपेरिमेंट करके जब निकालोगे तो बाय अ टॉलरेंस ऑफ ±20%, यानी ये जो इस फॉर्मूले से निकलेगा ना अप्रॉक्सीमेट, वो रियलिटी में जो आप एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे उससे +20% हो सकता है या -20%, बस इतने का ही अंतर आएगा। तो इस फॉर्मूले से जो आप निकालोगे वो भी आप यूज कर सकते हो साइड पर्पसेस के लिए या फिर एग्जाम में। अब आ गया फोर्थ, श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है? मान लो कंक्रीट अभी गीला है, सूखना चालू होगा, उसके अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाएगा या हाइड्रेशन में कंज्यूम हो जाएगा। तो अब क्योंकि कंक्रीट में अभी पानी था, पर अब वो या तो इवेपोरेट हो गया या यूज हो गया, तो पानी की जगह खाली हो गई, तो कंक्रीट जो है ना वो सिकुड़ेगा, श्रिंक होगा, उसमें श्रिंकेज आएंगे, और इन श्रिंकेज के कारण क्या होता है? क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए श्रिंकेज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब श्रिंकेज जो होता है कंक्रीट का, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है? तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट, यानी आपने कंक्रीट बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री यूज की है उस पर डिपेंड होता है। दूसरा साइज ऑफ मेंबर, आप जिस मेंबर को, जिस एलिमेंट को आप कास्ट कर रहे हो उसका साइज एंड डायमेंशंस क्या है उस पर डिपेंड करता है श्रिंकेज। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा श्रिंकेज के चांस होंगे, और एकदम ही छोटा होगा तो भी चांस होंगे, यानी एक मीडियम लेवल का अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें थोड़ा कम होगा श्रिंकेज, बहुत ज़्यादा होगा तो भी हाई डेंसिटी में तो भी हाई मात्रा में हाइड्रेशन हीट बनेगी, और बहुत कम होगा तो भी क्रैक आने के ज़्यादा चांस हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिर इसके बाद है अमाउंट ऑफ वाटर कितना था आपके कंक्रीट में, इसकी वजह से भी डिपेंडेंसी आती है श्रिंकेज पर। फिर आता है सीमेंट कंटेंट, आपके कंक्रीट में सीमेंट कंटेंट कितना था? बहुत ज़्यादा सीमेंट कंटेंट डाल दोगे, मान लो जैसे 400 से 450 kg पर मीटर क्यूब तक का, ठीक है, मान लो एकदम आपने हाई सीमेंट कंटेंट रख दिया कि 600 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट रख दिया आपने कंक्रीट में, तो जितना सीमेंट ज़्यादा होगा ना, जिसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तेज जितना आप कंक्रीट बनवाओगे उतने ज़्यादा उसमें क्रैक आने के चांस होंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन बनेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है। अब पता कैसे करेंगे? तो अगर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन जो डिजाइन पर्पज से हम मान सकते हैं, आईएस कोड कहता है वो है 0.0003, 0.3 बार 0 और 3, 0.0003। ठीक है, ये आप मान सकते हो टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन पर्पसेस, ये आईएस कोड में मेंशन है। इसके बाद प्रॉपर्टी है क्रीप ऑफ कंक्रीट। अब क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है किसी स्ट्रक्चर पर आपने कोई लोड लगा दिया, ठीक है, और ये जो लोड है ये आपने ऐसे ही लगा के छोड़ दिया। अब इस लोड के कारण इस मेंबर के अंदर क्या बनेगी? स्ट्रेस बनेगी, है ना। अब ये लोड लगा के आपने छोड़ दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपने बहुत सारे टाइम तक इस लोड को ऐसे लगा छोड़ दिया है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ऐसे लगा छोड़ दिया है, तो इसके अंदर ये जो स्ट्रेस है ना, इसके कारण इसमें स्ट्रेन भी आएगा। तो पहले दिन स्ट्रेन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, ऐसे ही एक लंबे समय तक स्ट्रेन आता रहेगा। तो वही स्ट्रेन जो है उसे कहा जाता है क्रीप, यानी कि एक लंबे समय तक लगे हुए लोड के कारण एक जो कांस्टेंट लंबे समय तक आने वाला स्ट्रेन होता है उसे कहा जाता है क्रीप। ठीक है, शुरुआत में यानी आपने आज ही लोड लगाया है तो शुरू में क्रीप ज्यादा होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्रीप जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो आईएस कोड क्या कहता है क्रीप के बारे में? आईएस कोड कहता है कि क्रीप जो है वो डिपेंड करता है श्रिंकेज पे, आपके कंक्रीट में कितना श्रिंकेज आया, यानी श्रिंकेज को अफेक्ट करने वाले जितने फैक्टर थे ना वो क्रीप को भी अफेक्ट करेंगे। इसके बाद स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना है, उसके कारण भी क्रीप पर अफेक्ट आएगा। फिर एज ऑफ कंक्रीट, आपके कंक्रीट की एज कितनी है, उसको कास्ट हुए कितना दिन हो चुका है या प्लेस हुए कितना दिन हो चुका है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, यानी आपने जो लोड लगाया है कंक्रीट के ऊपर वो कितने टाइम से लगा हुआ है। तो इन सारे फैक्टर्स पर जो क्रीप है वो डिपेंड करेगी। इसके बाद आईएस कोड कहता है कि अगर स्ट्रेस जो कंक्रीट के अंदर है, स्ट्रेस इन कंक्रीट, अगर ये बराबर है या कम है किससे? FCK/3, यानी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 1/3 से अगर स्ट्रेस इन कंक्रीट कम है या बराबर है, तो इस केस में जो आपका क्रीप होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस इन कंक्रीट के। तो क्रीप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट अगर स्ट्रेस इन कंक्रीट लेस या इक्वल है FCK/3 से। फिर आईएस कोड कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो उस केस में अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ जो है, तो उस केस में अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन जो है वो आप टेबल से पता कर सकते हो जो आईएस कोड में दी हुई है। इसमें एक तरफ दिया है एज ऑफ लोडिंग, ठीक है, एक तरफ दिया है एज ऑफ लोडिंग जैसे कि 7 दिन, 28 दिन, 1 ईयर, और इसके सामने दिए क्रीप कोफिशिएंट। अगर 7 दिन की लोडिंग है तो क्रीप कोफिशिएंट है 2.2, यानी क्रीप जो है वो ज्यादा होगा। अब इसका यूज कैसे करोगे? मान लीजिए जैसे 7 दिन की लोडिंग है मेरी, तो मैंने यहाँ का देखा क्रीप कोफिशिएंट कितना है? 2.2, ठीक है, 2.2, ठीक है। अब क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? क्रीप कोफिशिएंट होता है आपका क्रीप और डिवाइड बाय आपका इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। अब अल्टीमेट इलास्टिक स्ट्रेन, टोटल इलास्टिक स्ट्रेन कितना मान सकते हैं हम लोग आईएस कोड के अकॉर्डिंग? 0.0003। तो क्रीप कैसे निकल जाएगा 7 दिन के बाद? 2.2 इंटू 0.0003। तो इस तरह से मैं क्रीप निकालूंगा। इसी तरह से मान लो अलग अलग टाइम पर हम क्रीप निकाल सकते हैं बाय हेल्प ऑफ क्रीप कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे कि 28 दिन की लोडिंग पर क्रीप कोफिशिएंट कितना है? 1.6,
फिर 1 साल की 1.1। तो जैसे जैसे देखिए टाइम बढ़ रहा है क्रीप कोफिशिएंट घटता जा रहा है, यानी क्रीप घटेगा। तो शुरुआत में क्रीप ज्यादा होता है, विद टाइम घटता जाता है, ठीक है। अब आईएस कोड में मेंशन है कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन जो निकल के आएगी ना, आप क्रीप कोफिशिएंट को यूज करके जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन निकालोगे तो उसमें इलास्टिक स्ट्रेन इंक्लूड नहीं होता है। तो मान लो जैसे मैंने 2.2 इंटू 0.0003 करके जो ये मेरी क्रीप निकल के आई है, क्रीप स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं मानूंगा कि ये वाला जो 0.003 है इलास्टिक स्ट्रेन ये भी इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है, ये अलग होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई स्ट्रेन निकाल के दिखाओ, तो आप क्रीप स्ट्रेन अलग निकालोगे और इलास्टिक स्ट्रेन अलग निकालोगे, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि क्रीप में ही मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है थर्मल एक्सपांशन। अब जैसे जैसे कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाना चाहते हैं ना, क्योंकि वो फ्री हो जाते हैं। इसी तरह आपने मेटल्स में देखा होगा, गर्म होते हैं तो फैल जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट हमारे कॉन्क्रीट में भी चलता है। तो जैसे हर मटेरियल फैलता है तो कॉन्क्रीट भी फैलता है, तो कॉन्क्रीट का भी एक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो है कॉन्क्रीट का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सीमेंट कैसा है, नेचर ऑफ एग्रीगेट कैसा है, सीमेंट कंटेंट कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, और साइज ऑफ सेक्शन यानी साइज ऑफ एलिमेंट जो आप कास्ट कर रहे हो वो कितना है। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट। अब इसको पता करने के लिए आईएस कोड 456-2000 में टेबल जो 6.2.6 आर्टिकल में दी हुई है, ये वाली टेबल, इसका आप यूज कर सकते हो। इसमें एक तरफ दिया है टाइप ऑफ एग्रीगेट और दूसरी तरफ दिया है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप क्वार्टजाइट वाले एग्रीगेट यूज कर रहे हो, ऐसे एग्रीगेट यूज कर रहे हो जिसमें क्वार्टजाइट मिनरल ज्यादा है, तो आपका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट कितना होगा, 1.2 से लेके 1.3 इंटू 10 की पावर 5 तक। इसी तरह सैंडस्टोन यूज कर रहे हो तो कितना होगा, 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5 से 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 तक। तो इस तरह से आप इस टेबल को यूज करके थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट पता कर सकते हो। अगली जो प्रॉपर्टी है कॉन्क्रीट की वो है वर्केबिलिटी। अब देखो वर्क एबिलिटी, अब इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, वर्क प्लस एबिलिटी, ठीक है। तो वर्क प्लस एबिलिटी ही होता है क्या, वर्केबिलिटी। तो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती है, वर्केबिलिटी से मतलब है वर्क करने की एबिलिटी, यानी कि वो कॉन्क्रीट उस अवस्था में कितनी देर रहता है कि आप अपनी एबिलिटी से उस पर काम कर पाओ, यानी कि आप उसकी शेप साइज चेंज कर पाओ, उसको अच्छे से फिनिश कर पाओ, उसको लाइक मान लो किसी आपको थोड़ा उसको शेप में एडजस्ट करना है, कहीं से उठा के कहीं और रखना है, प्लेस करके फिर कास्ट करना है। तो ये सब चीजें आप कितने समय तक कर पाते हो, कितने ईजनेस के साथ कर पाते हो, इसको डिफाइन करता है वर्केबिलिटी, यानी वर्क करने की एबिलिटी इज नोन एज वर्केबिलिटी, ठीक है। अब आईएस कोड में जो टेबल 7.1 है वो आपको वर्केबिलिटी निकालने में मदद करेगी, ये वाली टेबल, ठीक है। अब इस टेबल में देखिए एक तरफ आपको दिया है प्लेसिंग कंडीशन, यानी कि आप जहां प्लेस कर रहे हो वो कंडीशन दी है। फिर बीच में दिया है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कि आपको वर्केबिलिटी किस डिग्री का चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्लंप, यानी स्लंप एमएम में दे रखा कितना आपको चाहिए या जितना भी है आपका। तो आप इन तीनों को यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट केस है, मान लो ब्लाइंडिंग कंक्रीट या सैलो सेक्शन, ज्यादा गहराई पे नहीं है आपका कंक्रीटिंग, तो वहां पे आपकी वेरी लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो स्लंप आप देख सकते हो 7.1 लिखा हुआ है। 7.1 में क्या है, इन द वेरी लो कैटेगरी ऑफ वर्केबिलिटी वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी। वेरी लो वर्केबिलिटी का मतलब क्या है, आप चाह रहे हो जैसे ही मैं कंक्रीट डालूं तो वो जल्दी से जल्दी हमारा हार्ड होना चालू हो जाए, ठीक है। तो वेरी लो कैटेगरी ऑफ वर्केबिलिटी वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी। फॉर एग्जांपल ऐसा कहां होता है, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट में, जब हम पेवमेंट बनाते हैं कंक्रीट का, वहां हम ऐसा कंक्रीट चाहते हैं, ठीक है। तो पेवमेंट के लिए कैसी वर्केबिलिटी चाहिए, पेवमेंट के लिए वेरी लो वर्केबिलिटी चाहिए, यानी हमें यहां से ये पता चला पेवमेंट जब कास्ट करते हैं तो वेरी लो वर्केबिलिटी चाहिए, ठीक है। बाय डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, अब वर्केबिलिटी नापने का जो तरीका है, वर्केबिलिटी इज द ईज विद विच वी कैन वर्क विद कंक्रीट, वो ईज है, आसानी है जिसके साथ आप कंक्रीट के साथ डील कर सकते हो। बट उस ईज को जब नंबरों से नापने की बात आती है तो हम लोग यूज करते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर को। इसके बारे में मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर डिफाइन करता है वर्केबिलिटी को, ठीक है, नंबरों के माध्यम से। तो रोड के केस में क्या करते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर से पता करते हैं कि भाई हमें एक्जैक्टली कितनी वर्केबिलिटी चाहिए, ठीक है। जनरली जब पेवमेंट या फिर ऐसा कंक्रीट जहां वेरी लो वर्केबिलिटी चाहिए वहां पर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितना होता है, 0.5 से 0.8, ये वाला सजेस्टेड होता है। 0.5 से लेकर 0.8 वर्केबिलिटी फैक्टर जो है वो प्रेफर्ड किया जाता है रोड बनाने के लिए। फिर दूसरा केस देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पेवमेंट यूजिंग पेवर्स या फिर मास कंक्रीट या लाइट रेनफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब्स, बीम्स, वॉल्स, कॉलम्स, फ्लोर्स, यहाँ पे लो वर्केबिलिटी चाहिए होती है। और यहाँ पे स्लंप कितना अलाउ है आईएस कोड के अकॉर्डिंग, 25 से 75 mm का। फिर तीसरी कैटेगरी हैंड प्लेस्ड पेवमेंट्स, हाथ से बनाने वाला जो पेवमेंट होता है, कैनाल की लाइनिंग, स्ट्रिप फुटिंग, हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन है, स्लैब्स है, बीम्स हैं, वॉल्स हैं, कॉलम्स हैं, यहाँ पे मीडियम वर्केबिलिटी चाहिए होती है। और यहाँ पे जो स्लंप है वो देखो, स्लंप, हैंड प्लेस्ड पेवमेंट्स, कैनाल लाइनिंग, स्ट्रिप फुटिंग, इन सब में आप 50 से 100 mm तक का ले सकते हो स्लंप। फिर हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन जहां आ जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट का यूज किया गया, वहां पे जो आपका स्लंप है वो 75 से 100 mm के बीच में होना चाहिए। फिर इसके बाद स्लिप फॉर्म वर्क या फिर पंप्ड कंक्रीट या फिर ट्रेंच फिल, ऐसी जगहों पे हाई वर्केबिलिटी चाहिए और जो स्लंप है वो 100 से 150 के बीच में होगा यहाँ पर। फिर आता है इंसिटू पाइलिंग या फिर ट्रीमी कंक्रीट, यहाँ पर वेरी हाई वर्केबिलिटी चाहिए और यहाँ के लिए जो स्लंप है वो 7.1.2, यानी इस वाले आर्टिकल में इन द वेरी हाई कैटेगरी ऑफ वर्केबिलिटी मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी बाय डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो, यानी कि जहाँ पे वेरी हाई वर्केबिलिटी चाहिए वहां पर हम मैनुअली जो फ्लो है उसको आंखों से देख के साइट इंस्पेक्शन के दौरान हम तय कर सकते हैं कि हाँ भाई कॉन्क्रीट फ्लो होने के लिए कितना सफिशिएंट हम उसकी फ्लूइडिटी रखें, उस हिसाब से वर्केबिलिटी वहां तय की जाएगी, ठीक है। तो ये होता है वर्केबिलिटी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी से आप क्या समझ रहे हो,
ड्यूरेशन यानी कितने ड्यूरेशन तक कंक्रीट रह पाएगा मैदान में, उसकी एबिलिटी यानी कंक्रीट की वो एबिलिटी की ये कितने समय तक ठहर पाएगा अपनी जगह पे, ठीक है। तो वो होती है ड्यूरेबिलिटी, यानी मौसम को कितना सह पाएगा, कोई इस पे फोर्स लग जाए तो कितना सह पाएगा। तो ड्यूरेबिलिटी जो कंक्रीट की होती है ना, वो डिपेंड करती है मटेरियल्स पे। मिक्स प्रोपोर्शन क्या यूज किया था आपने, इंटीग्रिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट तो बना दिया, जब उसको कास्ट कर रहे थे तो उसमें ब्लीडिंग सिग्रीगेशन तो नहीं हो गया कहीं, यानी इंटीग्रिटी ऑफ कंक्रीट पे। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन टू रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट बांधा है उसको प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं, पूरा कवर दिए हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सरिया निकल रहा है बाहर, उसमें जंग लग जा रहा है। फिर लास्ट परमिएबिलिटी टू इंग्रेस आइटम, यानी कंक्रीट का स्ट्रक्चर ये है, बट मान लीजिए इसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, तो इन पोर्स से होता हुआ हो सकता है कि पानी या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य गैसें जो हैं जो एटमॉस्फेयर में रहती हैं वो अंदर सरिये तक पहुंच जाएं, और सरिये तक पहुंच के उसमें क्या करते हैं, जंग लगा दें, तो हमारा कंक्रीट वहां पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इतने चीज़ों से जो ड्यूरेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है कंक्रीट की। विद नॉर्मल वेट एग्रीगेट, जो हम नॉर्मली एग्रीगेट यूज करते हैं उसको अगर यूज कर रहे हैं तो लो परमिएबिलिटी हम चाहते हैं हमारे कंक्रीट में, ताकि पानी और अदर गैसेस अंदर तक ना घुस पाए। तो लो परमिएबिलिटी अचीव की जा सकती है कैसे, सीमेंट कंटेंट सही रखें हम कंक्रीट में, सफिशिएंटली जो वाटर टू सीमेंट रेशो होता है उसको लो रखें, कम से कम रखें वाटर टू सीमेंट रेशो, ठीक है। और कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट प्रॉपर करवाएं, एडिक्वेट उसकी क्यूरिंग करें, क्यूरिंग सही से करें। अगर ये सब करोगे आप, क्या क्या, सीमेंट कंटेंट सही रखोगे, सफिशिएंटली वाटर टू सीमेंट रेशो कम रखोगे, और कॉम्पैक्शन अच्छे से कराओगे और क्यूरिंग अच्छे से कराओगे, तो आपकी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद टेकन केयर बाय कंसीडरिंग एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस एज पर टेबल 3 IS 456-2000। टेबल 3 जो है IS 456-2000 में, उसमें अलग अलग एनवायरमेंट के एक्सपोजर दिए हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी देखे थे कि लाइट, सीवियर, मॉडरेट, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, इस तरह के एक्सपोजर एनवायरमेंट दिए हुए हैं उस टेबल में, तो उनको भी आप कंसीडर करके ड्यूरेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हो। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट में ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है कंक्रीट की, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एब्रेशन, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, सल्फेट अटैक। तो इस वीडियो में हमने जाना कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में, ये इंटरव्यू पर्पस ज्यादा था और साइड के हिसाब से कम ये यूजफुल था वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और काम का लगा हो। दिस वीडियो वाज बेस्ड ऑन IS 456-2000। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन रिफर टू IS 456-2000। थैंक यू।